हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएरएम लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ईसॉप्स एंड बायबैक ऑफ शेयर के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। हर एक टाइप की न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की बात करें तो ईसॉप्स के ऊपर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं बायबैक ऑफ शेयर के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बड़े न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड नहीं है कि बड़े न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट अगर हम एक बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सब पार्ट्स हैं उस न्यूमेरिकल के जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबीसी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी ग्रांटेड 2000 ऑप्शंस। हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। ये जनरली एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करती है उनको रिटेन करने के लिए। अगर आपको ईसॉप्स दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंडीशन होती है, वेस्टिंग कंडीशन होती है। अलग अलग टाइप की कंडीशन हो सकती है, बट एक जो काफी फेमस कंडीशन है वो ये है कि आपको कुछ साल तक कंपनी को सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल तक कंपनी के साथ रहते हैं फिर आप एलिजिबल होते हैं ईसॉप्स को अप्लाई करने के लिए। अब एबीसी ने अपने एम्प्लॉयज को 2000 ऑप्शन दिए 1 अप्रैल 2019 को। आप कोई भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको डेट के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई उसमें 12 महीने का एक्सपेंस निकालना है, 6 महीने का एक्सपेंस निकालना है, 10 महीने का एक्सपेंस निकालना है, तो वो सारी की सारी बातें इन डेट से ही निकल कर आएंगी। चलो, एबीसी ने 2000 ऑप्शन ग्रांट किए 1 अप्रैल 2019 को, जिसका एक्सरसाइज प्राइस है 50 रुपीज पर शेयर। अब जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं आपको वेस्टिंग कंडीशन अगर आप मेट कर लेते हैं, उसके बाद एक होता है एक्सरसाइज पीरियड। उसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है कि आप एक्सरसाइज प्राइस को देके इन शेयर्स को पा सकते हैं। अब उस दिन मार्केट के अंदर कुछ भी प्राइस हो इन शेयर का, 2000 3000 5000, आपको ये शेयर 50 रुपीज में ही दिया जाएगा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो। ठीक है। द मार्केट प्राइस एट द टाइम व्हेन ऑप्शन वाज गिवन, तो उस समय था 100 रुपीज पर ऑप्शन। और फेस वैल्यू की बात करें शेयर की तो वो है 10 रुपीज की। अब फेस वैल्यू इतना मैटर नहीं करता ईसॉप्स के अंदर। जनरली जो शेयर होता है वो तो फेस वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड करता है। अगर हम इस केस में बात करें कि एक शेयर को दे दिया जाएगा 50 रुपीज में उनके एम्प्लॉयज को, तो उस केस के अंदर 10 रुपीज से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और 40 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। The maximum exercise period and the vesting period are 1 year and 2 years respectively. वेस्टिंग पीरियड का मतलब है आपको 2 साल तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल है इन ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज पीरियड आपको दिया गया 1 साल का। जनरली 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड नहीं होता, 30 डेज के राउंड का होता है। और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको 50 रुपीज का एक्सरसाइज प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 600 अनवेस्टेड ऑप्शंस वर लैप्स्ड। कह रहे जी हमें नहीं चाहिए या फिर वो छोड़ के चले गए। while 1200 options were exercised on 30th of June 2021, the remaining option were lapsed। उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें आपके शेयर्स नहीं चाहिए। अब इस केस में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सपेंस के बारे में कि एक कंपनी का टोटल कितना एक्सपेंस होगा इस शेयर को डिस्काउंट पे देने में, या फिर एक स्पेसिफिक ईयर का एक्सपेंस कितना है। अगर हम ईसॉप्स में एक्सपेंस की बात करें, अगर आपकी कंपनी का शेयर एक स्पेसिफिक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज, और आप अपने एम्प्लॉयज को वो शेयर 400 रुपीज का दे रहे हैं, तो उस केस में आपका एक्सपेंस है जो आपने डिस्काउंट दिया 600 रुपीज का। आपने 1000 का शेयर 400 में दे दिया, तो आपका 600 रुपीज का एक्सपेंस है जो आपने डिस्काउंट को ऑफर करा। उसी को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। वो एक एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस है, हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। ठीक है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, आपको ईयर वाइज एक्सपेंस निकालना है। आप प्रॉफिट एंड लॉस 1 साल का बनाते हैं ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, 1 अप्रैल 2019 को एक्सपेंस मतलब ऑप्शन दिए गए, तो हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करते हैं जो कंप्लीट हो जाएगा, ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2020 को। तो इस साल में कितना एक्सपेंस हम रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर हम और कोई बात करें, मतलब इस साल में क्या और कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी, तो इस साल में हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है ऑप्शन के लैप्स होने की, वो 1 अप्रैल को आई है 2020 को, बट हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज हो गया था 31 मार्च 2020 को। ठीक है ना। चलो हम इस साल का एक्सपेंस निकालते हैं, हम देखते हैं हमारा कितना खर्चा आ गया। तो हमने लिखा 2000 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें कंपनी का एक्सपेंस कितना है, ये 100 रुपए का प्राइस है जो हमने 50 में दे दिया, तो मतलब कंपनी का एक्सपेंस है 50। ये आंसर है गलत। जनरली आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है मार्केट प्राइस
एंड एक्सरसाइज प्राइस, इसका जो डिफरेंस होता है वही आपका एक्सपेंस है जिस दिन आप ऑप्शन को ग्रांट कर रहे हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको मार्केट प्राइस शेयर का नहीं दे रखा, यहां पर डायरेक्टली आपको 100 रुपीज की वैल्यू दी है जो ऑप्शन की है। कह रहे जो बेनिफिट दिया गया ऑप्शन के ऊपर वो 100 रुपए का है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपका 100 रुपए का डिस्काउंट है, आपका 100 रुपए का एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मेरा 100 रुपए का खर्चा हो गया। अब 1920 के अंदर आपका जो वेस्टिंग पीरियड है वो 2 साल का है, 2 साल में इस खर्चे को आपको डिवाइड करना है। तो इस साल के अंदर 1920 के अंदर आपका एक्सपेंसेस को हम हाफ कर देंगे, ऊपर आप लिखेंगे कितना टाइम निकल गया है, इसको डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से। तो आपका इस साल का एक्सपेंस निकल कर आता है 1 लाख रुपी। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की 2021 की, तो इस साल आपका कितना एक्सपेंस होगा। 20 की बात करें तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि 600 अनवेस्टेड ऑप्शंस थे वो लैप्स कर गए और 1200 ऑप्शन को एक्सरसाइज करा गया 30 जून को 2021 में। अगर हम 2021 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें, तो ये ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2021। तो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन इस साल में नहीं पता थी कि कितने लोगों ने एक्सरसाइज करा है, हमें बस इतना पता था कि 600 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स कर गए 1 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पर जो हम अपना एक्सपेंस निकालेंगे वो 1400 ऑप्शंस के ऊपर निकालेंगे क्योंकि 600 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स कर गए यहाँ पे 100 रुपए के हिसाब से। और इस साल में हमें पूरे एक्सपेंस को दिखाना है, हमारा टोटल एक्सपेंस हो जाना चाहिए 1,40,000 का, जिसमें से हमने 1 लाख का एक्सपेंस पिछले साल 1920 में ले लिया। तो इस साल का एक्सपेंस कितना है, बैलेंस 40,000 रुपीज। अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं, यहाँ पर जो आपने एक्सपेंस को इंकर किया, जो आपने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया 1 लाख रुपीज का, इसकी एंट्री करी जाएगी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस जो कि 1 लाख का है और इसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट करी जाएगी। अभी आपने एक्सपेंस तो कर लिया 1 लाख रुपए का, बट आपने अभी कोई पेमेंट्स वगैरह करी नहीं, आपने कोई शेयर्स वगैरह दिए नहीं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेबल। अभी देने हैं, खर्चा हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, बट इसको आप एक लाइबिलिटी बना देंगे जब तक आप इसको पे नहीं कर देते, जब तक आप शेयर्स को नहीं दे देते, तो ये पेबल के अंदर 1 लाख रुपीज चला जाएगा। ऐसे ही 2021 के अंदर आपका एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेबल के अंदर टोटल 40,000 जाएगा इस साल के अंदर। और अगर बैलेंस शीट की बात करें 31 मार्च 2021 की, तो उस साल आपके एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस के अंदर अमाउंट आ रहा होगा 1,40,000 रुपीज का। इस साल का एक्सपेंस हुआ 1 लाख का, इस साल का हुआ 40,000 का। आप इस साल भी एंट्री करेंगे कि मेरी लाइबिलिटी 40,000 से क्रिएट होगी। अब दोनों साल की लाइबिलिटी को आप ऐड करें तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेबल के अंदर आपका टोटल अमाउंट आ रहा होगा 1,40,000 का। आपने मान लिया इस दिन पे जी मेरा 1,40,000 का खर्चा हो सकता है, मेरे को आगे जाके शेयर देने पड़ सकते हैं। फिर एक्चुअल टाइम आया जब आपको शेयर्स की डिलीवरी करनी थी, जब आपको वो ऑप्शंस की पेमेंट करनी थी। अब एक्चुअल के अंदर 30 जून 2021 में 1200 ऑप्शन ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करा। तो इस केस के अंदर खर्चा होना कितना चाहिए, 1200 ऑप्शन, ये आ गया हमारा 21 22, इनको 100 रुपए का मेरे को बेनिफिट देना, तो मेरा खर्चा होना चाहिए था 1,20,000 का। जो 200 ऑप्शन बैलेंस है वो भी लैप्स हो गए, उन्होंने लिया नहीं, मैंने बट एक्सपेंस क्लेम कर रखा है पिछले 2 सालों के अंदर मिला के 1,40,000 का। तो इस केस में क्या करा जाएगा, आपका एक्सपेंस तो 120 का ही है, तो जो आपने अपना एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेबल के अंदर 1,40,000 को डाल रखा है, उसमें से आप 20,000 का रिवर्सल करेंगे। आप बोलेंगे जी 1,40 का एक्सपेंस दिखा दिया मैंने बट 1,20 का हो रहा है, तो इस केस के अंदर जो आपका एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेबल के अंदर 1,40,000 है उसको आप डेबिट करेंगे, कम करेंगे, और इस पैसे को आप क्रेडिट कर देंगे जनरल रिजर्व के अंदर। 20,000 रुपए आपने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेबल से निकाले और उसको बोला मेरा प्रॉफिट हो गया। पहले मैंने एक्सपेंस दिखा रखा है, ज्यादा दिखा रखा है 40 का, बट मेरा एक्सपेंस तो 1,20 का ही है, तो रिवर्सल करके प्रॉफिट दिखा दो इस साल ना 20,000 का, जी मेरे को 20,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। कुछ लोगों को ऑप्शन दिए थे उन्होंने लिए नहीं, उनका नुकसान मेरा फायदा। ठीक है जी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक स्पेसिफिक ईयर का एक्सपेंस पूछ लेगा, इस साल का कितना एक्सपेंस है, इस साल का कितना एक्सपेंस है, लास्ट ईयर का कितना एक्सपेंस है। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 120 का है। आपसे ये पूछ लेगा कि इस ईयर एंड के अंदर, एक पर्टिकुलर ईयर एंड के अंदर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेबल के अंदर कितना अमाउंट होगा, या फिर एकदम एंड में पूछ लेगा कि एंड के अंदर कोई अमाउंट क्या हमें जनरल रिजर्व के अंदर डालना है, अगर डालना है तो वो क्या अमाउंट है। ओके जी।
काफी बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। के लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शंस फॉर 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑन 1st of October 2016। देखिए जी अक्टूबर आ गया तो यहाँ पर आपका जो भी एक्सपेंस निकलेगा वो 6 मंथ के हिसाब से निकलेगा। कह रहे हैं यहाँ पर आपने ऑप्शन को ग्रांट करा 80 रुपीज के हिसाब से, जबकि मार्केट प्राइस था 170 का। तो एक कंपनी का एक्सपेंस कितना है? 170 लेस 80, 90 रुपीज का कंपनी ने इतना ऑफर करा। The vesting period is 4.5 years. 8,000 unvested option lapsed on 1st of December 2018। 18 में जाके सीधा फिर 6,000 options are exercised on 30th of September 21 and 2,000 options lapsed at the end of exercise period। इसके बारे में हर एक साल का आप एक्सपेंस निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले 16-17 का एक्सपेंस, सारे के सारे खुद करेंगे जी। 16-17 के अंदर हमें नहीं पता कि कोई ऑप्शन लैप्स करेगा नहीं करेगा, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 16,000 जो हमने शेयर दिए वो सारे के सारे एक्सरसाइज कर लेंगे। तो 16,000 शेयर पे 90 रुपए का हमारा खर्चा आएगा। इस साल हमारा खर्चा कितने टाइम का होना चाहिए? तो इस साल 6 मंथ्स है और टोटल पीरियड की बात करें वेस्टिंग पीरियड की तो वो 4.5 ईयर है, जो कि मंथ के अंदर आता है 48 + 6 54 मंथ्स। तो अगर इस साल के एक्सपेंस की बात करें तो वो निकल कर आएगा 1,60,000। हमारा 16-17 का इतना एक्सपेंस है। अगर हम 17-18 के एक्सपेंस की बात करें तो 17-18 में भी कोई भी और ट्रांजेक्शन नहीं बताएगी। ये 1 दिसंबर 18 की जो ट्रांजेक्शन है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगी, 18-19 के फाइनेंशियल ईयर में जाएगी। तो 17-18 के अंदर कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम बात करते हैं, हमारा खर्चा है 16,000 शेयर, सॉरी 16,000 शेयर्स, 16,000 शेयर्स, 16,000 शेयर्स, इसके ऊपर 90 रुपीज का बेनिफिट। अब इसके अंदर कितना टाइम हो गया? 31st of March 2018 तक, तो वो टाइम हो गया 18 महीने का। 6 महीने पहले हुए पिछले साल में और यहां तक टोटल 18 महीने बीत गए। कितना खर्चा आएगा इसको हम देखते हैं जी, कितना अमाउंट निकल कर आएगा। और हम इसको करें 3 से, इसको हम करते हैं 6 से 3 और ये 9 से हम कर देंगे 10, तो ये हो गया 160,480। तो आपका टोटल इस पर्टिकुलर शेयर का एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस होना चाहिए 4,80,000 का 17-18 तक, जिसमें से आपने 1,60,000 प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस ले लिया है। तो इस साल के एक्सपेंस की बात करें तो वो कितना आएगा? 3,20,000। इजी जी, 3,20,000 का इस साल का आप एक्सपेंस क्लेम करेंगे। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कितना हो गया? 320 आपने इस साल क्लेम करा और प्रीवियस ईयर में आपने 160 क्लेम किया था। दोनों को ऐड करेंगे तो 480 निकल कर आएगा। आपका एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टेबल के अंदर 4,80,000 रुपीज पड़ा हुआ है। चलो 18-19 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है जी 8,000 ऑप्शन लैप्स कर गए। ओहो, अब हम 19 के अंदर जब बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो कह रहे हैं हम तो पहले मान रहे थे कि 16,000 शेयर जो थे वो अप्लाई कर लेंगे शेयर्स के लिए जो हमने ऑप्शन दिया, बट अब तो 8,000 छोड़ के चले गए। तो ये अब हम 8,000 के ऊपर निकालेंगे। 8,000 इंटू 90 रुपीज का बेनिफिट। अब यहां तक हमारा कितना टाइम हो गया? कितना टाइम निकल गया? तो 2.5 साल निकल गए। तो ये हो गया 30 मंथ्स। 30 मंथ्स डिवाइड बाय 54, इसको भी हम 6 से करेंगे। 5 डिवाइड बाय ये 9, 9 ये 10, तो 4 लाख रुपीज का हमारा टोटल एक्सपेंस यहां तक होना चाहिए था, बट हमने एक्सपेंस ले लिया प्रीवियस 2 सालों के अंदर 4,80,000 का। तो यहां पर क्या करा जाएगा? यहां पर रिवर्सल होगा, 80,000 रुपीज जाएंगे जनरल रिजर्व के अंदर। ये एक्सपेंस नहीं है, हमने प्रॉफिट दिखाना है। जनरल रिजर्व के अंदर इस 80,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, 1920 की बात करते हैं। और कुछ बताया 1920 के अंदर? 1920 के अंदर भी कुछ नहीं बताया। उसके बाद सितंबर 21 की बात चल रही है। चलो 1920 में कितना एक्सपेंस आएगा? अब हमारे 8,000 ही ऑप्शन है, इसको इंटू करेंगे 9 से। यहां तक हमारे कितने साल निकल गए? तो 3 साल और 6 महीने, जो कि 36 मंथ और 42 हो गए ना। 42 डिवाइड बाय 42, 42 डिवाइड बाय 54। 6 से बात करें तो 6 7 6 9, यहाँ पर हमारा 10, तो ये हो गया 560,000 का हमारा एक्सपेंस होना चाहिए।
और जिसके अंदर हमने 4 लाख का एक्सपेंस ले लिया है। अब इस साल भी हम 160 के एक्सपेंस को क्लेम करेंगे। हमारा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेबल के अंदर 5,60,000 आ रहा होगा। ओके, चलो 2021 की बात करते हैं। 2021 के अंदर भी हमें कुछ नहीं पता, ये सितंबर में जाके लैप्स हुए हैं। तो 2021 में कितना एक्सपेंस आएगा? तो 8,000 हमारे क्या कहते हैं ऑप्शन 90 रुपीज, और यहाँ पर हमारे शायद पूरा 4.5 साल कंप्लीट हो गया। 4.5 साल का टाइम था, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो 54 इंटू डिवाइड बाई 54 हो जाएगा ना। ठीक है, 54 डिवाइड बाई 54 करके दिखा देते हैं। 54 डिवाइड बाई 54, लो जी कट गया ये। अगर बात करें कितना टोटल एक्सपेंस होना चाहिए, तो 8 9 आपका 70 टू 7,20,000 का एक्सपेंस होना चाहिए। 5,60,000 का हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। बैलेंस कितना बचा? 1,60,000 का। तो 1,60,000 का हमारा इस साल का भी एक्सपेंस हो गया 2021 का। चलो, अगर हम 2021 की बैलेंस शीट की बात करें तो इस समय हमारे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पेबल के अंदर 7,20,000 रुपीज आ रहा होगा। हमें अब शेयर्स को अलॉट करना है। जब अलॉटमेंट की एक्चुअल में बात आई तो कितने एक्चुअल में अलॉट करे गए? तो यहाँ पर कह रहा है जी 30 सितंबर 21 के अंदर 6,000 ऑप्शन ने एक्सरसाइज करा और 2,000 ऑप्शन तो उन्होंने मना कर दिया। हम 8,000 मान के चल रहे थे, जिसमें से 6,000 ने एक्सरसाइज करा, 2,000 ने मना कर दिया। तो यहाँ पर जो हमने एक्सपेंस ले रखा है उसका रिवर्सल करा जाएगा। रिवर्सल कितने का होगा? 2,000 शेयर पे 2,000 शेयर पे हम पूरे के पूरे 90 रुपए का बेनिफिट ले चुके हैं। हम सारा का सारा एक्सपेंस क्लेम कर चुके थे। तो यहाँ पर हम 1,80,000 का रिवर्सल कर देंगे। ये होगा हमारा ईयर 21-22 के अंदर 1,80,000। क्वेश्चन वो अगर बहुत डिफिकल्ट कर देगा तो किसी बीच वाले ईयर में आपसे एक्सपेंस के बारे में पूछ लेगा, या फिर एट द एंड में कितना अमाउंट जनरल रिजर्व के अंदर जाएगा। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन 1st of April 19, X Limited offered 200 shares to each of its 400 employee। 400 एम्प्लॉय को 200 शेयर का ऑप्शन दिया गया at 25 रुपीज पर शेयर। द एम्प्लॉय वर गिवन अ मंथ टू एक्सेप्ट द शेयर्स। सीधा बोला आप काम करो, आप शेयर्स ले लो, 1 महीने के अंदर अंदर बता देना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। द शेयर्स इशू अंडर दिस प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड है 3 साल का। तो शेयर दिए गए, उनको बोला अपने एम्प्लॉयज को आप बेच नहीं सकते 3 साल के लिए। ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द ग्रांट डेट। जब दिए गए शेयर 25 रुपए के, तो मार्केट के अंदर 30 रुपए के बिक रहे थे, इनको सस्ते में ऑफर करने से तभी ये लेंगे। ठीक है। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन, जो वेस्ट होने के बाद रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है 3 साल की, उसके वजह से ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है। और अगर फेयर वैल्यू की बात करी जाए तो फेयर वैल्यू निकल कर आती है 28 रुपीज। इसका क्या मतलब है? अभी मार्केट में 30 रुपए का बिक रहा है, अगर आप अपने एम्प्लॉय को 25 रुपीज का देंगे तो उसके लिए अभी इसकी वैल्यू 30 नहीं है, क्योंकि बेच ही नहीं सकता 3 साल तक। आपने लॉक इन लगा दिया। तो कह रहे हैं लॉक इन का पीरियड अगर हम काउंट करें तो कहीं ना कहीं जो अभी आप उसको शेयर ऑफर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है 28 रुपीज। तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय का बेनिफिट 3 रुपए का ही है और एक कंपनी का नुकसान 3 रुपए का ही है। फेयर वैल्यू इस ऑप्शन की 3 रुपए निकल कर आएगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था जो समझने वाला था। Up to 30th of April 2019, 50% of the employee accepted the offer and paid 25 rupees। अब इसके अंदर आपको बताना है कि यार कितना आपका एक्सपेंस है। तो 50% एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट करा, तो 200 एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट करा है 200 शेयर्स के लिए, टोटल 40,000 शेयर्स हो गए। इसके अंदर जो एक्सपेंस रहेगा वो 3 रुपीज का है। यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू ही निकालनी थी कि कितना आपको कंसिडर करना है। तो 1,20,000 रुपए का एक्सपेंस आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि कितने शेयर्स इशू होंगे, तो 40,000 है वो तो निकल कर आ गया। और अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, ट्रांजेक्शन क्या करी जाएगी, तो वो ट्रांजेक्शन होगी कि बैंक अकाउंट के अंदर आपका 40,000 शेयर के ऊपर 25 रुपीज आएगा, और आपका जो शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा वो 40,000 इंटू 10 4 लाख रुपीज जाएगा। और अगर बैलेंस की बात करें तो वो आपका जाएगा 6 लाख रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट के अंदर, अकाउंट के अंदर, और शेयर कैपिटल आपकी इशू हो जाएगी। कितना पैसा आपके पास आ जाएगा? टोटल 10 लाख रुपीज। तो इससे के ऊपर आपसे कुछ पूछ नहीं सकता, यही क्वेश्चन बनता है। चलो, अगले पार्ट की तरफ हम चलेंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर। इस लेक्चर को हम थोड़ा सा रोकेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम बायबैक को कवर करेंगे। थोड़ा सा अलग अलग पार्ट करके ही बना देते हैं। चलो, आपका ईसॉप्स का पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। फटाफट आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए मिल रहे हैं बायबैक के लिए। इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
Hello everyone, welcome to second part of lecture on numericals on ESOPs and buyback of share। इस पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन बायबैक को। अगर बायबैक ऑफ शेयर के कॉन्सेप्ट को पहले समझे तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ये क्यों बोला जा रहा है? अगर कंपनीज एक्ट अलाउ कर दे कि हर एक कंपनी अपने शेयर को परचेज कर सकती है तो हर एक कंपनी कोशिश करेगी कि उसके शेयर का प्राइस हमेशा ऊपर जाता रहे और वो डिमांड क्रिएट करती रहेगी, वो खुद ही शेयर को परचेज करती रहेगी ताकि उसकी शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ती रहे, लोगों को अट्रैक्ट करता रहे। तो गवर्नमेंट कह रही है, कंपनी कह रहा है ये तो गलत है, आप तो फेक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। इसलिए कंपनी ने मना कर दिया कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने शेयर्स को परचेज नहीं करेगी। आपने लेटली काफी आर्टिकल्स को पढ़ा होगा जिसके अंदर लिखा गया था कि कुछ इंडियन कंपनी ऐसा कर रही है जिनके शेयर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, वो पैसे को रूट करके अपने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो इंडिया से पहले पैसा बाहर भेजते हैं, फिर वहां पे FIIs के थ्रू अपने ही शेयर्स को परचेज करवाते हैं ताकि शेयर की वैल्यू ऊपर जा सके। कहीं ना कहीं ये गलत है। कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया अपने शेयर को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन बोलता है कि आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि सेक्शन है सेक्शन नंबर 68। ये परचेज के साथ एक कंडीशन डाल देता है। अगर आप अपने शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, कंपनी को बोल रहा है अगर आप अपने शेयर्स को परचेज कर रहे हैं तो इसके साथ कंडीशन है कि आपको उन शेयर्स को कैंसिल करना पड़ेगा, एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, फाड़ के फेंकना पड़ेगा। कंपनी तक का ये सेक्शन बोलता है कि आप परचेज करके फिर सेल करके फिर परचेज करके ये काम नहीं कर सकते, ये मैन्युपुलेशन हो जाएगा। आप शेयर्स को अगर परचेज करते हैं, आपके पास सरप्लस कैश पड़ा है, आप शेयर होल्डर्स को वापस कर सकते हैं शेयर्स को परचेज करके, बट उसके बाद आप शेयर्स को खत्म कर दे जी, एक्सटिंग्विश कर दे, आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। अब सेक्शन नंबर 68 में ढेर सारी कंडीशन दे रखी है। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन है, सेक्शन नंबर 68 बोलता है कि जितने भी आपके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जितने भी शेयर इशू हो रखे हैं, उसका मैक्सिमम 25% तक एक साल के अंदर बायबैक करा जा सकता है। ये है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दूसरी कंडीशन है, कितने पैसे का यूज करा जा सकता है? तो शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा दे रखा है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो उनका रिजर्व एंड सरप्लस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जो उन्होंने पैसा दे रखा है, शेयर कैपिटल का पैसा दे रखा है, जब शेयर को सब्सक्राइब करा, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, जो रिजर्व कमाया, वो सारे के सारे पैसे का मैक्सिमम 25% तक यूज करा जा सकता है बायबैक करने के लिए। फिर थर्ड कंडीशन आती है जो कि है डेट इक्विटी रेशियो के बारे में। एक कंपनी की आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसका इंटेंशन क्या है कि आप इतना भी बायबैक मत कर लो, सारा का सारा इक्विटी मत निकाल लो कि आपकी डेट, आपने खुद का पैसा जो लगा रखा है और जो बोरो कर रखा है, जो बोरो कर रखा है वो 2 टाइम से ज्यादा हो जाए जो आपका खुद का पैसा है। ये इंटेंशन है। अब आप सभी ने रेशियो एनालिसिस पढ़ रखा है जिसके अंदर डेट इक्विटी रेशियो के अंदर डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, बट इस केस के अंदर, इस सेक्शन नंबर 68 के अंदर जो डेट इक्विटी रेशियो की बात करी गई है, यहां पर डेट के अंदर इंक्लूड करा गया लॉन्ग टर्म डेट को एंड शॉर्ट टर्म डेट को भी। तो आपको याद करना है, रट्टा मारना है, सिर्फ इस केस के अंदर आपकी डेट के अंदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट दोनों को इंक्लूड करा जाएगा ये रेशियो निकालते समय। ठीक है जी। फोर्थ कंडीशन आती है कि जब भी बायबैक कर लिया जाएगा, अब बायबैक से इंपैक्ट क्या है बैलेंस शीट पे? आपके शेयर रिड्यूस हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे। आपने बायबैक करे फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर पैसा वो हट गया, आपका बैंक से पेमेंट होगी, एसेट वाली साइड पे देखें तो बैंक से पेमेंट होगी, और लायबिलिटीज एंड इक्विटी वाली साइड पे इक्विटी शेयर से पैसा खत्म हो गया। अब उसके बाद आपकी बैलेंस शीट कहीं ना कहीं वीक हो गई क्योंकि शेयर होल्डर्स का फंड कम हो गया। अब इससे जिन्होंने आपको डेट दे रखा है, जिन्होंने आपको उधार दे रखा है, उनको दिक्कत होती है जी। बैलेंस शीट से देखो पैसा जा रहा है, खुद का पैसा ये निकाल रहे हैं, इनको खुद को भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट की एक रिक्वायरमेंट आती है जो बोलता है कि आप जितना शेयर्स को आप बायबैक कर रहे हैं, जिसको आप कैंसिल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो भी आपने शेयर्स को बायबैक करा जितने भी नंबर में, उसकी फेस वैल्यू को आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा, CRR। इसका इंटेंशन है कि जो भी आपकी कैपिटल है वो इंटैक्ट रहे। ये कहां से डालेंगे? जो आपके फ्री रिजर्व्स पड़े हैं उसमें से पैसा निकालेंगे और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आप डाल देंगे। जो फ्री रिजर्व है उसका यूज करा जा सकता है डिविडेंड देने के लिए, किसी भी काम के लिए।
अगर आप उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर तो इसका बहुत लिमिटेड यूज है, आप इसे डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो इसमें जो पर्पस था कि हमें कैपिटल को इंटैक्ट रखना है, वो पर्पस हल हो गया और आपका एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यहाँ पे क्रिएट करवा दिया गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ बीटा लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 lakh equity shares of 10 rupees each and 25,000 preference shares of 100 rupees each fully called up। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर 40,000 पड़े हैं, जनरल रिजर्व के अंदर 7 लाख पड़े हैं। द कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक 20,000 इक्विटी शेयर। मुद्दे की बात है, 1 लाख का 25% बाय कर सकते थे, इन्होंने कहा 20,000 ही करेंगे और पैसा कितना देंगे, 12 रुपीज ईच के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर कितना पैसा जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने जितने शेयर्स को बाय बैक करा 20,000, इसका फेस वैल्यू क्या है 10 रुपीज, देखो दे रखा है ना यहाँ पे 10 रुपीज, तो 2 लाख रुपीज आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर पैसे को डालना है, इजी क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या पूछ सकता था, तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कितना आपका, अगर ये प्राइस ना दिया होता 12 रुपए, तो आपसे ये पूछ सकता था कि मैक्सिमम कितना पेमेंट करा जा सकता है इन शेयर्स को बायबैक करने के लिए। 20,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक करने, मैक्सिमम पेमेंट कितनी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि हाँ जी इक्विटी वालों ने 1 लाख दे रखा है, 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए तो उन्होंने दे रखा है। साथ में अगर बात करें सिक्योरिटीज प्रीमियम की, तो वहां पे 40,000 पड़ा है, 40,000 पड़ा है। और साथ में बात करें जनरल रिजर्व की, ये भी इक्विटी वालों का पैसा है, यहाँ पे 7 लाख पड़ा है, तो 17 लाख 40,000 हो गया। इसका 25% तक यूज करा जा सकता है पेमेंट्स करने के लिए। तो ये जितने भी फिगर निकल कर आते, आप इसको 20,000 शेयर से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे शेयर का प्राइस निकल कर आता कि मैक्सिमम आप इतनी पेमेंट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे कोई भी डेट की बात नहीं कर रखी, तो ये थर्ड कंडीशन डेट इक्विटी रेशियो को हमें चेक नहीं करना। चलो अच्छा, ये तीनों कंडीशन में से जो लीस्ट फिगर निकल कर आ रही है ना, जो लीस्ट नंबर ऑफ शेयर निकल कर आ रहे हैं, आप उतना ही बायबैक कर पाएंगे, तीनों कंडीशन मेट होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, अल्फा कंपनी लिमिटेड हैज पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख। ये 20 लाख की कैपिटल दे रखी है और साथ में बता रखा है कि 2 लाख शेयर है 10 रुपए ईच के। इट रिजॉल्व टू बाय बैक 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 15 रुपीज पर शेयर। आपको बता दिया 50,000 शेयर बायबैक करेंगे 15 रुपए से। मुद्दे की बात होती, ये आपसे पूछते हैं कि कितने शेयर बायबैक करे जा सकते हैं, कितने रुपए पे, वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता। चलो इन्होंने क्या बोला कि फॉर दिस पर्पस इट इशूड 20,000 12% preference shares of 10 rupees each at par payable along with application. The company has to its credit 2.5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, 10 लाख रुपए का जनरल रिजर्व का अकाउंट है। द कंपनी यूटिलाइज जनरल रिजर्व, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सर बहुत इजी क्वेश्चन है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का, ये तो हम ऐसे ही बता देंगे 50,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं, 50,000 शेयर बायबैक करे जा रहे हैं, इनटू इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज। सर हम 5 लाख रुपीज डालेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर। अब मुद्दे की बात है कि ये आंसर गलत है। ये क्यों गलत है? अगर आप सेक्शन नंबर 68 की लाइन को पढ़ेंगे तो वहां पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की क्रिएशन की बात करी गई है। अगर आप शेयर्स को रिडीम करते हैं, जो बायबैक कर रहे हैं आप शेयर्स को, वो अगर आप करते हैं अपने प्रॉफिट्स को यूज करके। इस केस के अंदर देखो, यहाँ पर आपने एक नया इशू लेकर आए, आपने 20,000 नए शेयर इशू कर दे 10 रुपए पे, मतलब कैपिटल फिर से आ गई, कैपिटल 5 लाख से कम हुई नहीं, आपने नया इशू लेकर आ गए। अगर हम बात करें इसमें से 2 लाख रुपए के आप नए शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा ले आए, तो इस केस में तो कैपिटल इंटैक्ट है 2 लाख से। बैलेंस की बात करें तो बैलेंस कितना रह गया, 5 लाख का शेयर क्रिएट होना था, बट 2 लाख रुपीज का इक्विटी प्रेफरेंस आपने इशू कर दिया, कैपिटल लेकर आ गए, बैलेंस बचा 3 लाख। कितने रुपए का आपको CRR क्रिएट करना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। 2 लाख की कैपिटल इंटैक्ट कर दी थी उन्होंने इशू ला के, बैलेंस 3 लाख रुपीज आप जनरल रिजर्व से पैसा निकालेंगे और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर डाल देंगे। जो पॉइंट है CRR की क्रिएशन का, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को सिर्फ यूज करके बायबैक करते हैं तब CRR को क्रिएट करना होता है। अगर आपने कोई नई कैपिटल इशू कर दी तो उस केस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का कोई पॉइंट नहीं आता, क्योंकि नई कैपिटल ऑटोमेटिक आ गई है ना, कैपिटल आपकी इंटैक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर 5 लाख रुपीज का पेमेंट करना है, आपने शेयर्स को बायबैक करा और इसी के रिस्पेक्ट में आप एक नया इशू लेकर आ गए, 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, तो कैपिटल यहां से जा रही है, यहां से आ रही है, तो कैपिटल तो इंटैक्ट है,
इस केस के अंदर नो CRR क्रिएशन, नो CRR क्रिएशन, कोई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करने का कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। मजा आ गया जी सुन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता, छोटे क्वेश्चन आएंगे, बट फिर भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 21। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 300 करोड़ की, 10 रुपए का शेयर है, मतलब 30 करोड़ शेयर है। रिजर्व की बात करें, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। साथ में एक और रिजर्व दे रखा है जो कि फ्री नहीं है, लिखा हुआ है एक्सपोर्ट रिजर्व, जो कि एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है, किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो इस रिजर्व को यूज नहीं करा जा सकता, इक्विटी का पैसा नहीं है। लोन की बात करें तो 800 करोड़ का लोन है, तो यहाँ पे हमारा दिमाग आ गया कि यहाँ पे डेट इक्विटी की कंडीशन हमसे चेक करने को बोलेगा। चलो, शेयर होल्डर्स ने रिकमेंडेशन करा जी, बोर्ड कह रहे हैं कि अब बायबैक कर लो, मार्केट प्राइस कह रहे हैं 25 रुपए का चल रहा है एक शेयर पे, और बोल रहे कि अगर हमें बायबैक करना है तो हमें ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, उसकी वैल्यू है मार्केट में 50 रुपीज ट्रेड कर रहा है, आपसे कंपनी आके बोलती है ये शेयर हमें दे दो 40 रुपीज का, तो आप क्या दोगे शेयर को? आप बोलोगे पागल है क्या, 50 रुपीज का मार्केट में बिक रहा है, मैं तेरे को क्यों 40 में दूं? अगर तेरे को ये शेयर चाहिए तो मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे ज्यादा रेट देगा, तभी तो मैं सोचूंगा कि बेचना है कि नहीं बेचना। अगर तू मेरे को 55 रुपए ऑफर करता है, तभी मैं सोचूंगा, शेयर होल्डर कह रहा है कि तेरी कंपनी को शेयर वापस करना है कि नहीं करना। तो हर एक बायबैक ज्यादा प्राइस पे ही करा जाता है। यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि मार्केट प्राइस है शेयर का 25 रुपए, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑफर देंगे हम 20% अबव मार्केट प्राइस, जो कि आ गया 30 रुपीज पर शेयर देने को तैयार है। चलो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवाइज द कंपनी ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, तीनों टेस्ट हमें करने पड़ेंगे। एक टेस्ट हमारा आ गया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जो कि है 30 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ हमारे शेयर है, इसका मैक्सिमम 25% बायबैक करा जा सकता है, जो कि 7.5 करोड़ आ गया। ओहो, 7.5 करोड़ बायबैक हो सकता है। उसके बाद बात करें कि रिसोर्सेज कितने हैं, तो 300 करोड़ के ये रिसोर्स है, 270, 100 एंड 50, तो ये कितना हो गया, 370, 420, 420 एंड 300, 720 करोड़, 720 करोड़, 720 करोड़, 720 करोड़ का मैक्सिमम 25% यूज करा जा सकता है, जो कि निकल कर आएगा 1/4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 180 करोड़। तो 180 करोड़ को यूज करा जा सकता है। अगर बात करें कितने शेयर्स को बायबैक करना है, तो यहां पर ये बात कर चुके हैं 30 रुपए देने हैं एक शेयर के लिए। अगर हम इसको डिवाइड कर दे 30 रुपीज से, तो यहाँ पे फिगर निकल कर आती है 6 करोड़। तो इसके हिसाब से मैक्सिमम आप 6 करोड़ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। 6 करोड़ को आप 30 रुपीज देंगे तो 180 करोड़ यूज हो जाएगा ना, यही मैक्सिमम लिमिट थी पैसे को यूज करने की, 180 करोड़। चलो जी, थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट के अंदर बोला गया डेट इक्विटी रेशियो आपकी 2:1 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर बात करें, हमारी डेट है 800 करोड़ की, तो इक्विटी हमारी कितनी जा सकती है, 400 करोड़ तक ना, इक्विटी 400 करोड़ तक जा सकती है। अगर हम 400 करोड़ से 720 करोड़ का डिफरेंस निकाले तो वो 320 करोड़ आता है। इस पॉइंट को करने का एक और तरीका है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये 320 करोड़ आता है ना, देखो 400 करोड़ तक इक्विटी जा सकती है, अभी इक्विटी के पास पैसा पड़ा 720, तो इसका बैलेंस हुआ 320, इनको 30 रुपीज देने, ये निकल कर आएगा 10.67 करोड़, 10.67 करोड़ शेयर को आप बायबैक कर सकते हो। तो इन तीनों कंडीशन के हिसाब से आपका जो मिनिमम आएगा, जो कि 6 करोड़ का है, तो आप 6 करोड़ को बायबैक कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये मतलब डिफिकल्टी लेवल का एपिक है, इससे ऊपर नहीं आएगा। चलो, अब यहाँ पर जो हमने थर्ड कंडीशन करी, उसके अंदर एक थोड़ी सी गलती है। ये गलती क्या है, आप सभी को याद होना चाहिए कि हमें अपने फ्री रिजर्व से कुछ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर जो पैसे को यूज करा जा रहा है 320 करोड़, इसमें से कुछ पैसे को CRR में भी डालना है, जो कि फ्री नहीं रहेगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फ्री थोड़ा, वो तो कमिट कर दिया गया कि कैपिटल के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे जो निकालने का एक और तरीका है, वो ये है कि आपकी डेट है 800 डिवाइड बाय, अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी के अंदर 720 करोड़, 720 लेस 30x, जो कि 30 रुपीज का आपको एक शेयर परचेज करना है, लेस करेंगे हम 10 रुपए, जो कि फेस वैल्यू है, इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपीज ऑफ x आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर डालना है।
30 रुपीज आपको देने एक शेयर के बारे में, 10 रुपए डालने आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये मैक्सिमम 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 400 हो गया और यहाँ पर 720 लेस 40x 40x। अगर इसको हम मतलब सॉल्व करें तो 40x इज इक्वल टू 320 करोड़। ऐसे हम करें तो ये आ गया 320 करोड़ डिवाइड बाय 40 और ये आ गया आपका 8। तो यहाँ पर ये जो हमने 10 करोड़ एंड 67 लाख का फिगर निकाला था, ये एक्चुअल में एज पर लॉ जो आपके मतलब सीआरआर के क्रिएशन का रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से ये आंसर आ रहा है 8 करोड़ रुपीस। अभी भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। अगर हम तीनों का मिनिमम देखें तो 6 करोड़ ही बायबैक करा जा सकता है। मैंने आपको दोनों तरीका क्यों बताया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर दोनों मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है। इस पार्ट को किसी किसी क्वेश्चन में इग्नोर करा गया है सीआरआर के क्रिएशन को, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। बट आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगा, आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि आईबीपीएस गलत क्वेश्चन पूछता है। आपको हिट एंड ट्राई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अंदर एक और आपको कंडीशन दे रखी है, अगर बोरोड फंड 1200 करोड़ के हैं तो कितना बायबैक हो सकता है। ये सारे के सारे आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना मैक्सिमम बायबैक हो सकता है अगर 1200 करोड़ का आपका लोन है। डेट इक्विटी रेशियो का निकाल के करेंगे। बाकी जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है और क्या कहते हैं रिसोर्स टेस्ट है, वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डेट इक्विटी में चेंज आएगा। तो 1200 करोड़ का आप बताएंगे, मैं बताऊंगा 1500 करोड़ का। 1500 करोड़ का अगर डेट है तो इक्विटी कितनी होनी चाहिए आपकी मिनिमम, 750 करोड़ की मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए, तभी आप बायबैक कर पाएंगे। और अभी आपकी इक्विटी कितनी है फ्री रिजर्व की, 720 करोड़। तो इस केस के अंदर आप बायबैक नहीं कर सकते, मना कर दिया जी, नो बायबैक अलाउड। आपकी ज्यादा लाइबिलिटी है, डेट ज्यादा है, आपका क्या कहते हैं इक्विटी कम है, तो 750 अगर आपकी 1500 करोड़ का आपका लोन है, डेट है, तो आप बायबैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी 720 है, होनी 750 चाहिए थी। नो बायबैक अलाउड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेम क्वेश्चन है, इसमें आपका बस एक कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी मिलेगी। आर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट 20 रुपीज। बता दिया खुद ही जी, 1 लाख शेयर को बायबैक करना है, 20 रुपए देने हैं। ठीक है, द बायबैक इज अलाउड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड नेसेसरी अप्रूवल फॉर द शेयर होल्डर्स। द कंपनी हैज सफिशिएंट बैंक बैलेंस, जो पेमेंट वगैरह कर सकता है। अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो 50 लाख की है, जनरल रिजर्व की बात करें 60 लाख है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता क्या है। अब कंपनी क्या करती है, देखो कंपनी चाहती है कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक ही लेवल पे डिविडेंड मिलता रहे। अगर एक साल अर्निंग ज्यादा होती है तो डिविडेंड ज्यादा बांट दिया, एक साल अगर अर्निंग कम हुई तो डिविडेंड कम बांट दिया। इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, जब ज्यादा अर्निंग होती है ना, तो ज्यादा डिविडेंड ना बांट के कुछ पैसे को रिजर्व में डाल देती है, कि अगर आगे जाके कभी अर्निंग कम होती है तो कम अर्निंग के बावजूद भी हम इस रिजर्व से पैसा निकालेंगे और इनको ज्यादा डिविडेंड दे देंगे। तो अगर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व की बात करें, इक्वल डिविडेंड्स बांटे इसलिए बनाया जाता है, कहीं ना कहीं ये पैसा शेयर होल्डर्स का ही है, उनको तो डिविडेंड फॉर्म में मिलना है। तो ये आपका फ्री रिजर्व है। ओके, बस ये आपको समझना है कि फ्री रिजर्व और कमिटेड रिजर्व क्या होता है। अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कोई टैक्स का रिजर्व है, तो वो कमिटेड रिजर्व है। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा बढ़ा 5 लाख रुपीस, ये भी शेयर होल्डर्स का ही होता है। ठीक है, डिबेंचर्स है यहाँ पे 75 लाख के, बैंक लोन है आपका 40 लाख का, करंट लाइबिलिटीज आपकी 66 लाख की। कैलकुलेट मैक्सिमम बायबैक परमिसिबल। मैक्सिमम बायबैक परमिसिबल की बात करेंगे तो फिर से तीनों टेस्ट करेंगे। उन्होंने ऊपर तो बता ही दिया था कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टेस्ट को हम देखें, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो 5 लाख शेयर हैं 10 रुपीज ईच के, इसका 25% 1/4, तो 1,25,000 शेयर बायबैक कर सकते हैं, जो कि खुद बोल रहे हैं 1 लाख शेयर हमें बायबैक करने 20 रुपए के हिसाब से। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज कितने हो सकते हैं, 50 प्लस 60 प्लस 10, तो 120, 120 प्लस 5, 120, 1 करोड़ 25 लाख का 25% ये यूज कर सकते हैं, जो कि निकल कर आएगा। इसको अगर हम 1/4 कर दें, 31250, 31250 ये निकल कर आएगा 31,25,000 रुपीज। इतने पैसे को आप यूज कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, 31250, 31,25,000 रुपीज को आप यूज कर सकते हैं। अब इनको बायबैक करना कितना है, बायबैक करना है इनको 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर। तो इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से
ये 31 रुपीज दे सकते हैं, बट उन्होंने बात करी है कि हमें तो 20 रुपीज ही देने हैं। तो यहाँ पे भी बात समझ में आती है, चल जाएगा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 लाख शेयर आपके बायबैक हो जाएंगे। अब आती है बात थर्ड कंडीशन के ऊपर, डेट इक्विटी रेशियो की। डेट इक्विटी रेशियो के बारे में, चलो जी डेट इक्विटी रेशियो को देखते हैं। आपकी डेट यहाँ पे कितनी है, डिबेंचर्स, बैंक लोन एंड करंट लाइबिलिटी, सारे के सारे आपकी डेट है। करंट लाइबिलिटीज भी आपको डेट माननी पड़ेगी। हमने बोला आपकी शॉर्ट टर्म की जो बोरोइंग्स है, जो शॉर्ट टर्म की डेट है, उसको भी आपको डेट इक्विटी रेशियो में लेके जाना है, जो कि आप रेशियो आंसर के अंदर नहीं लेके जाते हैं डेट इक्विटी के अंदर। तो 75 लाख प्लस 40 लाख, 115 प्लस 66, ये हो गया आपका 181, 1 करोड़ 81 लाख, 1 करोड़ 81 लाख, 81 लाख, 1 करोड़ 81 लाख। अब इसके अंदर आप दोनों मतलब तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप जो इक्विटी मानेंगे, अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी यहाँ पे कितनी है, 50 60 आपकी 125 हम निकाल चुके हैं। मैक्सिमम कितना नीचे जा सकती है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सीधा हाफ कर दें, 2:1 का आपको रेशियो रखना है, तो ये 90 लाख 50,000 तक जा सकती है। बैलेंस आपके पास 125 है, 1 करोड़ 25 लाख है, इसमें से आप 90 लाख 50,000 लेस करके फिर आप वो फिगर निकाल के डिवाइड कर ले, उतने से कर ले। या फिर जो हमारा एक और तरीका है, जो बेटर तरीका है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, डेट आपकी है 1 करोड़ 81 लाख, इसको आप डिवाइड करेंगे, आपकी इक्विटी है 1 करोड़ 25 लाख, इसमें आप लेस करेंगे 20x, आप कितने शेयर बाय करेंगे, उस पर 20 रुपीज देंगे, साथ में 10 रुपए का CRR आप क्रिएट करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये 2:1 तक होना चाहिए। ये बेटर तरीका, ऑब्वियसली बेटर तरीका है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलो अगर हम इसको निकालें तो 90 लाख 50,000 आ गया, 90 लाख 50,000, इसको अगर हम उधर लेके जाए 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख लेस 30x, अगर हम x को निकाले तो कितना आएगा, 30x इज इक्वल टू 25 लाख प्लस, तो यहाँ पे 34 लाख 50,000 आ गया, 34 लाख 50,000, x की वैल्यू क्या आएगी, 34 लाख 50,000, 34 लाख 50,000 डिवाइड बाय 30, 34 लाख 50,000 डिवाइड बाय 30, यहाँ पे आपका फिगर निकल कर आती है 3,115, तो 1,15,000, 1,15,000 शेयर्स, 1,15,000 शेयर्स आपका थर्ड रेशियो में निकल कर आ रहा है, थर्ड टेस्ट में निकल कर आ रहा है 1,15,000। अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो 1,25,000 था। अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आपका आराम से बायबैक हो रहा था, आराम से आप बायबैक हो रहा था, 31,25,000 को आप 20 रुपीज से अगर डिवाइड कर दें तो मैक्सिमम शेयर्स कितना निकल कर आएंगे, ये भी हम निकाल कर देख लेते हैं, 1,56,250, 20 रुपीज के हिसाब से 1,56,250 शेयर्स बायबैक करे जा सकते हैं सेकंड कंडीशन के अंदर। तो 125, 156, 250 एंड थर्ड कंडीशन के अंदर 1,15,000। इन तीनों में से लीस्ट क्या है, 1,15,000। तो आंसर है कि 1,15,000 शेयर मैक्सिमम बायबैक करे जा सकते हैं। कंपनी चाहती है कि वो 1 लाख शेयर को बायबैक करे, तो हम बोलेंगे एज कंसल्टेंट कि हाँ जी आप बायबैक कर सकते हो। कंपनी एक्ट की कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं जो आपको रोकती है, मैक्सिमम आप 1,15,000 तक कर सकते थे, बट आपकी मर्जी है, आप 1 लाख करना चाहते हो तो कर लो। हमें तो पूछा गया था मैक्सिमम बायबैक, तो उसका आंसर आएगा 1,15,000। ठीक है जी, तो ये मैक्सिमम जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है, इससे ऊपर नहीं आ सकता, ये भी काफी ज्यादा है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के MCQ टेस्ट को अटेंड कर लेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।